नमस्कार दोस्तों। तो रिसेंटली सोनम वांगचुक को 170 डेज के बाद जोधपुर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। उनके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा था जिसके तहत उनको डिटेन कर लिया गया था। रीज़न ये था कि लास्ट ईयर जो लद्दाख में प्रोटेस्ट हो रहे थे वो 25 सितंबर 2025 को वायलेंट हो गए थे, जिसके कारण 4 लोगों की हत्या हो गई थी और 160 से ज़्यादा घायल हो गए थे। सबसे पहले तो ये जिनको सोनम वांगचुक के बारे में नहीं पता, तो सोनम वांगचुक का जन्म 1 सितंबर 1966 में अलची लद्दाख में हुआ था। वो एक इनोवेटर है, एजुकेशन रिफॉर्मर है और एनवायरमेंटलिस्ट है। उनको बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सबसे स्पेशल अवार्ड था रेमोन मैग्सेसे अवार्ड। इसका कैरेक्टर थ्री इडियट्स फिल्म में रेंचो के कैरेक्टर से इंस्पायर्ड है और इनके कुछ इंपॉर्टेंट वर्क है, जैसे कि उन्होंने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोला लद्दाखी स्टूडेंट के लिए। सबसे पहले तो SECMOL और दूसरा हिमालयन इंस्टीट्यूट फॉर अल्टरनेटिव लद्दाख। इनका एक बहुत ही मेजर इनोवेशन है आई स्तूपा। तो लद्दाख जैसे कि एक ड्राई एरिया है जहाँ पे अप्रैल और मई के मंथ में बहुत ही पानी की दिक्कत होती है, पानी की कमी है वहाँ पे। तो ये जो ग्लेशियर से आने वाला पानी है विंटर के टाइम में उनको स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ आइस, और जो कि मेल्ट होने लगता है अप्रैल और मई में, जहाँ जिससे वहाँ की पानी की दिक्कत सॉल्व होती है। उनका एक और मेजर इनोवेशन है, उन्होंने मोबाइल पावर सोलर टेंट्स बनाए इंडियन आर्मी के लिए। जैसे कि बहुत सारे एरियाज हैं हिमालयन रीजन में जहाँ पे मान लीजिए बाहर -30 डिग्री का टेम्परेचर है तो इनसाइड 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो ये हमारे इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ थी। अब समझते हैं सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे। सोनम वांगचुक दो लद्दाख की बॉडीज के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे, लेह अपेक्स बॉडी और दूसरा कारगिल डेमोक्रेटिक एलायंस। ये एक हंगर स्ट्राइक था जो 10 सितंबर 2025 को चालू होता है, जिसमें प्रोटेस्ट की जो मेजर डिमांड थी वो सबसे पहले थी कि स्टेटहुड ऑफ लद्दाख, इसको डिटेल में समझते हैं। दूसरा, इंक्लूजन ऑफ लद्दाख इन 6 शेड्यूल, इसको भी डिटेल में समझते हैं। तीसरा, फॉर्मेशन हो लद्दाख पब्लिक सर्विस कमीशन की, जिससे वहां पे जॉब रिजर्वेशन हो लोकल्स के लिए। और चौथा, 2 पार्लियामेंट सीट रिजर्व हो लेह और कारगिल के लिए। अब चलिए डिटेल में समझते हैं कि स्टेटहुड ऑफ लद्दाख क्या है। जैसे कि एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का 2019 में, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट किया गया। तो जो पहले वो एरिया हुआ करता था वो एक ही होता था, जम्मू एंड कश्मीर, उसको 2 UT में डिवाइड कर दिया गया। एक सबसे पहले जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा लद्दाख। तो आज की डेट में जम्मू कश्मीर में खुद की विधानसभा है, वहां पे खुद का इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, बट ये केस लद्दाख में नहीं है। लद्दाख आज भी डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से कंट्रोल होता है वाया लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसमें गवर्नमेंट की रीजनिंग ये है कि लद्दाख एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है जो बॉर्डर करता है पाकिस्तान को और चाइना को। तो गवर्नमेंट का मानना है कि वहां पे कोई खुद की गवर्नमेंट ना बैठा के वहां डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का ही कंट्रोल होना चाहिए। अब समझते हैं कि 6 शेड्यूल में इंक्लूजन का क्या रीजन है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रावधान है कि कुछ पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया इन पर्टिकुलर स्टेट्स के, जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, तो यहाँ पे उन पर्टिकुलर ट्राइबल एरिया के कल्चर और प्रैक्टिसेस को प्रिजर्व करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाता है। तो वहाँ पे जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वो लॉ इनेक्ट करते हैं इन सब्जेक्ट लाइक लैंड, फॉरेस्ट, मार्केट, लैंड रेवेन्यू, स्कूल। मतलब अगर वहां पे मान लीजिए कि कोई रिजर्व निकला उस पर्टिकुलर लैंड में, तो वहां का ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल ही तय करेगा कि ये किसको हमको देना है या हमको गवर्नमेंट को मंजूरी देनी है, वो वहां से निकालेंगे कि नहीं, वो पूरा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में होता है। याद रहे, ये पूरे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में नहीं है, वो वहां पे कुछ पर्टिकुलर एरिया है, उन पर्टिकुलर ट्राइबल एरियाज को ये राइट दिया गया है, पूरा स्टेट में ये लागू नहीं होता। अब चलिए प्रोटेस्ट के अपडेट की बात करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि 10 सितंबर को ये पीसफुल प्रोटेस्ट चालू हुआ जिसमें हंगर स्ट्राइक की बात की गई, लेकिन 25 सितंबर आते आते ये पीसफुल प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है, जिसके कारण जो भीड़ होती है प्रोटेस्टर की वो बीजेपी ऑफिस को वेंडलाइज कर देती है और लद्दाख हिल काउंसिल के प्रेमाइसेस में भी तोड़फोड़ करते हैं, जिसके कारण पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में हाथापाई होती है, जिसमें 4 लोगों की हत्या कर दी जाती है और 160 से ज्यादा घायल हो जाते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ऑफिशियल बयान है जिसमें उन्होंने बोला कि सोनम वांगचुक ने कुछ ऐसी मिसलीडिंग बात की, ऐसे कुछ प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट दिए कि जिससे वहाँ के जेंजीज हैं, जिससे वहाँ की पब्लिक है भड़क गई और उन्होंने वायलेंट टर्न ले लिया। लाइक उन्होंने रेफर किया कि ये जेंजी लाइक प्रोटेस्ट है जो कि कुछ समय पहले नेपाल में हुआ था जहाँ सत्ता पलट कर दी गई थी। मिनिस्ट्री ने ये भी बोला कि हम ऐसा नहीं है कि वहाँ के लोकल की बात नहीं कर रहे, हमने बहुत सारे स्टेप लिए हैं, जैसे कि वहाँ की ST कम्युनिटी का रिजर्वेशन 45% से 84% कर दिया गया और वहाँ रिसेंट में ही 1800 लोगों की रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट की गई है। सोनम वांगचुक जी कहते हैं कि उनको नहीं पता कि ये भीड़ कैसे वायलेंट हो गई
उनका कहना है कि उन्होंने कोई भी ऐसा प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट नहीं दिया, उनके स्टेटमेंट को मिस इंटरप्रेट किया गया है, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ वर्क नहीं कर रहे थे, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके कुछ सुन नहीं रही थी, कोई डायलॉग्स नहीं हो रहे थे, कंफर्मेशन नहीं आ रही थी उनकी डिमांड की, तो जो पीसफुल प्रोटेस्ट थी वो वायलेंट रूप ले लेती है। अब जैसे ही प्रोटेस्ट वायलेंट होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सोनम वांगचुक के ऊपर एनएसए लगा देती है। एनएसए एक 1980 का एक्ट है जो कि गवर्नमेंट को एक राइट देता है कि वो किसी भी इंडिविजुअल को डिटेन कर सकते हैं अप टू 1 ईयर के लिए बेस्ड ऑन एक्सक्यूशन ऑर्डर, और इसमें ट्रायल भी कोर्ट ऑफ लॉ के सामने करने की दरकार नहीं है। तो सोनम वांगचुक को 170 डेज के लिए जोधपुर सेंट्रल जेल में डिटेन कर लिया जाता है। उसके बाद हाल में ही 14 मार्च को सोनम वांगचुक का जो डिटेंशन है वो रिवोक कर दिया जाता है, जिसके बाद सोनम वांगचुक को रिलीज कर दिया जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का बयान होता है कि सोनम वांगचुक जी ने ऑलरेडी अपना आधा पीरियड डिटेंशन का काट लिया है, क्योंकि एनएसए की अवधि 1 ईयर होती थी और नियरली 180 दिन तक सोनम वांगचुक जेल में रह चुके हैं। तो वो बोल रहे थे कि अब हम उनको एनएसए रिवोक करते हैं जिससे डायलॉग्स हो लद्दाख के पीपल के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, और इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है रिलीज का टाइम। सोनम वांगचुक जी को कब रिलीज किया जा रहा है? उनकी वाइफ गीतांजलि अम्मो हैबियस कॉर्पस पिटीशन फाइल करती हैं सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें वो एनएसए का जो ऑर्डर है उसको चैलेंज करती हैं। तो ये ठीक चैलेंज से कुछ टाइम पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सोनम वांगचुक को रिलीज करती है। और इसमें एक चीज़ और है कि ले अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस 16 मार्च को फिर से प्रोटेस्ट चालू करते हैं। तो ये जो रिवोकेशन आया ये ठीक उससे 2 दिन पहले आया, जो कि 14 मार्च को आया। लेकिन रिलीज होने के बाद सोनम वांगचुक कहते हैं कि वो आज भी इस मूवमेंट का पार्ट बनेंगे, वो डिस्कशन और डायलॉग में विश्वास रखते हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्लैरिटी चाहते हैं, यूनिटी चाहते हैं और सिंसियर डायलॉग चाहते हैं लद्दाख के लिए। सोनम वांगचुक जेल से निकलने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं जिसमें वो बताते हैं कि उनका जो भी स्टेटमेंट था उनको बहुत ही मिस इंटरप्रेट किया गया है। दूसरा, अब जो हो गया वो हो गया, अब वो आगे का बोलते हैं कि वो गवर्नमेंट से सिंसियर डायलॉग चाहते हैं। स्ट्रगल उनका कंटिन्यू रहेगा जब तक उनकी सारी मांगें पूरी नहीं की जाती या सेंट्रल गवर्नमेंट उनको एश्योरेंस नहीं देती। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दिक्कत क्या है लद्दाख को स्टेटहुड देने में और 6 शेड्यूल में इंक्लूड करने में। इसमें कुछ इश्यूज हैं, चलिए वो समझते हैं। सबसे पहले तो ये कि लद्दाख की जो लोकेशन है वो बहुत ही स्ट्रेटेजिक और सिक्योरिटी रिस्क वाली लोकेशन है। उसका बॉर्डर है एक तरफ ईस्ट में चाइना में और वेस्ट तरफ पाकिस्तान में। देयरफॉर सेंट्रल गवर्नमेंट ये चाहती है कि हमारा उसमें डायरेक्ट कंट्रोल रहे। दूसरा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा लद्दाख को स्टेटहुड बनाने में और 6 शेड्यूल में अमेंड करने में। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बहुत ही आम बात है, सरकारें इसको रोजाना करती रहती हैं। तीसरा रीजन है इकोनॉमिकली अनवायबल। लद्दाख की पॉपुलेशन अगर आप देखें तो केवल 3 लाख लोगों की है। 3 लाख लोगों के लिए अलग से स्टेट बनाना, अलग से एडमिन मशीनरी लाना, ये गवर्नमेंट के लिए बहुत ही कॉस्टली हो जाता है। अलग से पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना, तो ये थोड़ा सा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में कॉस्ट ज़्यादा है उसके बेनिफिट के मुकाबले। और चौथा रीजन ये भी आप कह सकते हैं कि ट्राइबल पॉपुलेशन अकेले लद्दाख में नहीं है, ये हर जगह है, जैसे मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट नंबर में है। तो अगर इस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट आज लद्दाख की मांग पूरी कर लेती है, तो जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है इन पर्टिकुलर स्टेट्स की, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, वो भी कल को कहेंगे कि हमको भी 6 शेड्यूल में डालो। और गवर्नमेंट के लिए सबसे मुश्किल बात क्या हो जाएगी कि जो हमारे रिजर्व्स हैं, जो लैंड के नीचे हमारे रिजर्व्स हैं, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट को फिर बार बार जाके परमिशन लेनी पड़ेगी हर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कि इसको हमको निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, तो आपकी परमिशन चाहिए, हम ये कॉन्ट्रैक्ट किसको दें। तो गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि हर जगह ये दिक्कत हो, इस कारण गवर्नमेंट लद्दाख को 6 शेड्यूल में लाने में डरती है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू।